वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल टू स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज। एंड आज हमारी डेट है 25 जनवरी। 25 जनवरी के करंट अफेयर्स में इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स की अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो ये दिए गए नंबर्स हैं, इनको कॉल करके आप पीडीएफ कलेक्ट कर सकते हैं। साथ ही साथ टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन में जो है इसका प्रॉपर लिंक भी रहेगा जिसमें डेली अपडेट्स आपको मिल जाया करेगी। स्टार्ट करते हैं। आज के 5 हैं हमारे इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स। क्लासिकल स्टेटस एंड नेशनल रिकॉग्निशन। ये पूरा टॉपिक प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा, प्रीलिम्स ओरिएंटेड है। एजुकेशन बियॉन्ड बेसिक्स, हिमाचल का फियरी विंटर, बहुत जबरदस्त सर्दी। जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप जिसे जीएम क्रॉप्स भी कहते हैं, कॉटन, ब्रिंजल, उन सब के बारे में पढ़ेंगे। और इंडिया के आने वाले टाइम में लिथियम को लेकर के क्या लक्ष्य हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। सो मोस्ट ऑफ देम आर प्रीलिम्स से जरूरी है, लेकिन जैसे हिमाचल की सर्दी है, लिथियम है, ये हमारे मेंस के लिए ज्यादा जरूरी रहेगा। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं क्लासिकल और नेशनल स्टेटस के बारे में, क्योंकि अभी क्या है कि जो वेस्ट बंगाल की चीफ मिनिस्टर है, तृणमूल कांग्रेस से बिलोंग करने वाली ममता बनर्जी, उन्होंने प्राइम मिनिस्टर को एक चिट्ठी लिखी है और ये बोला है कि जो बांग्ला लैंग्वेज है या बंगाली लैंग्वेज है उसे क्लासिकल लैंग्वेज का दर्जा दिया जाए। अब बात समझिएगा, यहाँ पर समझने वाली बात यह है कि भारत में शास्त्रीय भाषा मतलब क्लासिकल लैंग्वेज और राष्ट्रीय भाषा दोनों अलग अलग है। एक तो हमारी होती है ऑफिशियल लैंग्वेज जिसे हम हिंदी में कहते हैं आधिकारिक भाषा। दो तरीके की ये लैंग्वेज है, शास्त्रीय क्लासिकल और ऑफिशियल। ऑफिशियल लैंग्वेजेस वो लैंग्वेजेस है 22 जो भारत के संविधान के 8वीं अनुसूची में लिखी हुई है। वही शास्त्रीय भाषा क्लासिकल लैंग्वेज भारत में कितनी है, टोटल 6। और इसका एक क्राइटेरिया है डिफाइंड कि भाई किसी भी लैंग्वेज को अगर क्लासिकल लैंग्वेज में डालना है तो उसके पीछे एक पूरा आप यूं कह लो कि एक पूरा क्राइटेरिया होता है एक तरीके से। क्लासिकल लैंग्वेज वो लैंग्वेज होती है जिसकी बहुत पुरानी हिस्ट्री रही हो, जो बहुत ही ज्यादा हमारे हेरिटेज से जुड़ी हुई हो, और वो एक ओरिजिनल लैंग्वेज हो, मतलब कि वो लैंग्वेज किसी और लैंग्वेज से डिराइव ना हुई हो। जैसे संस्कृत है। अब संस्कृत जो है वो क्या है, क्लासिकल। हिंदी हम क्लासिकल नहीं कह सकते, क्यों? क्योंकि हिंदी बोरो हुई है संस्कृत से, तो ओरिजिनल संस्कृत हुई, ना कि हिंदी। समझ के बात को? तो क्लासिकल लैंग्वेजेस जिसका टाइम स्पैन करीब 1500 से 2000 साल पुराना रहा हो, ओरिजिनल हो, भारत की ओरिजिनल हो, किसी से बोरो ना की गई हो, बहुत बड़ी कम्युनिटी उसको बोलती हो, ठीक है, उसमें बहुत से पुराने हमारे एंशंट टेक्स्ट लिखे गए हों, जनरेशन बाय जनरेशन उसको बोलने वाले लोग हों, और मॉडर्न फॉर्म से थोड़ी डिफरेंट हो। तो भारत के अंदर टोटल 6 लैंग्वेजेस ऐसी हैं। कौन कौन सी है? सबसे पहले तमिल 2004 में आई थी, संस्कृत, कन्नड़, तेलुगु, मलयालम और ओडिया। कन्नड़ कर्नाटका में बोले जाने वाली, तेलुगु आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में बोली जाने वाली, मलयालम केरल में बोले जाने वाली। ये लैंग्वेजेस को क्लासिकल स्टेटस 6 लैंग्वेजेस को ऑलरेडी मिला हुआ है। ठीक है भाई, तो ये चीज है। तो क्लासिकल ये चीज होती है भाई। क्लियर हुआ? अगर किसी भी लैंग्वेज को क्लासिकल लैंग्वेज का दर्जा दे दिया जाता है तो उनको वहां पर अवार्ड्स, लिटरेरी अवार्ड जिसे हम कहते हैं ना, साहित्यिक जो अवार्ड्स होते हैं वो, उस लैंग्वेज को वहां की मेन गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी में पढ़ाना, उस पर रिसर्च वर्क करना, उस लैंग्वेज का वहां पर मेन लैंग्वेज के रूप में उस स्टेट में रहना, ये सब स्टेटस और ये बेनिफिट्स उनको मिलते हैं। तो पहला तो ये टॉपिक था कि भाई वेस्ट बंगाल की चीफ मिनिस्टर की डिमांड पहली ये थी। दूसरी डिमांड उनकी ये है कि जो हम नेशनल फेस्टिवल्स मनाते हैं, राष्ट्रीय त्योहार जो है हमारे, दिवाली, होली, ऐसे ही गंगा सागर मेला को भी एक नेशनल मेला बना दिया जाए, जैसे कि कुंभ का मेला है, ऐसे गंगा सागर मेला को भी ये दर्जा दिया जाए। तो दो बातों के लिए उन्होंने गुहार लगाई है। गंगा सागर मेला बहुत पुराना और काफी बड़े लेवल पे लगता है वेस्ट बंगाल में। मकर संक्रांति जब आती है तो पूरा हफ्ता वो एक मेला लगता है। गंगा सागर मतलब गंगा के किनारे लगेगा, कलकत्ता में।
बहुत से लोग, श्रद्धालु लोग वहां पर गंगा में जो है, गंगा जी में स्नान करने के लिए आते हैं। रामायण और महाभारत में भी गंगा सागर मेला का उल्लेख किया गया है, वहां भी मेंशन है। ठीक है, तो किसी भी अगर जगह को, किसी भी अगर मेले को हमें नेशनल मेला में इंक्लूड कराना है, तो उसका भी यही क्राइटेरिया होता है कि हम लोगों को वो मेला जो है वो काफी सारा स्टेट्स के लोग उसको सेलिब्रेट करते हो और अच्छी खासी कम्युनिटी उससे जुड़ी हुई हो, तभी हम किसी को एक मेले को नेशनल मेले के रूप में मान सकते हैं। जैसे कि कुंभ का मेला, इसमें कुंभ के मेले में ना सिर्फ भारत के बाहर के लोग भी आते हैं स्नान करने, और कहते हैं ना पापों को धोने आते हैं। तो इस टाइप की चीजें रहती हैं। सो ये चीज भी वही है गंगा सागर। तो दो चीजें थी भाई, इसमें हमसे क्लासिकल लैंग्वेज का स्टेटस, ये वाला पूरा जितना भी टॉपिक है प्रिलिम्स ओरिएंटेड ज्यादा रहेगा, मेंस में इससे कोई सवाल नहीं बनेगा। तो प्रिलिम्स के लिए इसको पढ़ के जाइएगा, चाहे आपका यूपीपीसीएस है, बीपीएससी है, आरएएस है या यूपीएससी है, सब में एग्जाम में ये वाला टॉपिक कॉमन रहेगा। ऐसे ही आता है भाई एजुकेशन बियॉन्ड बेसिक्स, क्योंकि अभी ये रिपोर्ट निकाली गई है एसर द्वारा। एसर इज एनुअल स्टेटस ऑफ एजुकेशन रिपोर्ट, अभी हाल फिलहाल में ही आई है। प्रथम ऑर्गेनाइजेशन जो है उन्होंने इसको निकाला है। प्रथम बहुत पुराना हमारा एक सिविल सोसाइटी, नागरिक समाज संगठन, या आप लोगों ने, अगर आप में से किसी का भी पीएसआईआर ऑप्शनल है तो उस बच्चे ने यहाँ पर सिविल सोसाइटी के बारे में जरूर पढ़ा होगा। बहुत पुराना एक सिविल सोसाइटी है प्रथम। ठीक है, काफी साल पहले बना था। 14 से 18 वर्ष के जितने भी बच्चे हैं उनसे जुड़ा हुआ यहाँ पर एक रिपोर्ट रिलीज करी है एसर के नाम से, एनुअल स्टेटस ऑफ एजुकेशन। एजुकेशन के बारे में भाई ये बताया गया, ये रिपोर्ट ये एनजीओ जो है प्रथम, वो रिलीज करता है साल में 2 बार। 2005 में ये चीज शुरू की थी, जिसमें ये देखा गया था कि जो बच्चे हैं, ज्यादातर बच्चे जो है वो रूरल एरियाज के रहेंगे, ग्रामीण इलाकों के। वहां पर उनसे बच्चों से पूछा गया भाई उनको रीडिंग राइटिंग कितनी आती है, मतलब बेसिकली यही, जैसे होता है ना कि आप स्कूल्स में जा करके एक सर्वे लेते हो जहाँ पे आप सिर्फ ये चेक करते हो कि बच्चों को रीडिंग कितनी आती है, रीडिंग इंग्लिश हिंदी दोनों की, या फिर जो वहाँ की मेन एक लोकल लैंग्वेज है वो, तो वो चेक किया जाता है। प्लस उनकी मैथमेटिक्स की स्किल में सिंपल से उनको एक शीट दी जाती है, उस शीट में दे हैव टू डू दी कैलकुलेशन, जिसमें उनको बेसिक बेसिक कैलकुलेशन सिर्फ करनी होती है, जैसे कि सब्ट्रैक्शन, एडिशन, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन। इतना उनको मतलब आता है या नहीं आता है, बेसिक बेसिक चीजें। अब थोड़ा सा बड़ी एज का बच्चा है, 8th 9th का बच्चा है, तो उसे परसेंटेज हो गया, ये सब चीजें चेक करवाई जाती हैं। अगर ये सब चीजें आती है तो वो एक तरीके से ना स्टेटस चेक करते हैं कि भाई आपकी फाउंडेशन कितनी स्ट्रांग है, आप में अरिथमेटिक स्किल्स कितनी है। तो ये एसर यहाँ पे चेक करता है स्कूल्स में जाकर के, किसी भी क्लास में जाके, बिकॉज मैंने भी ये चीज करी है इसलिए मैं बता रही हूँ। स्कूल में जाके किसी भी क्लास के अंदर जाके आप सिर्फ एक पेपर स्टूडेंट्स को देते हैं, स्टूडेंट्स हैव टू सॉल्व दिस इन द गिवन टाइम। और जो वॉलंटियर्स वहां पे गए हुए होते हैं, वो ही वॉलंटियर्स अपने सामने पूरा करवाते हैं, रीडिंग राइटिंग सब कुछ अपने सामने कराते हैं, वहां पे वहां के टीचर्स का कोई कॉन्ट्रीब्यूशन नहीं होता। ठीक है, तो ये इस तरीके से ना एक बहुत ही ट्रांसपेरेंट तरीके से चीजें निकल के बाहर आती हैं, एक स्कूल के बारे में, एक एरिया के बारे में, और कहाँ पे क्या एजुकेशन का स्टेटस है, और कहाँ पे इम्प्रूवमेंट की जरूरत है, तो कहाँ पर ज्यादा डिविजन आ रहा है। और आगे कभी हमें पॉलिसीज बनानी है अपने स्कूल्स को लेके, एजुकेशन को लेके, तो ये एक रिपोर्ट हमारे लिए काफी काम में आती है। ठीक है, तो ये है वो रिपोर्ट। कौन रिलीज करता है? प्रथम। याद रखिएगा ये एनजीओ है, एक सिविल सोसाइटी है। तो अब इसने रिपोर्ट रिलीज करी है तो हमें ये पढ़ना पड़ेगा कि रिपोर्ट के हिसाब से क्या बताया है। तो ये बताया गया कि भाई जितने भी हमारे शैक्षणिक संस्थान है, एजुकेशन इंस्टीट्यूट, वहां पर 86.8% की यहाँ पर एनरोलमेंट है। जेंडर गैप अब कम हो गया है। ठीक है भाई, कि भाई फीमेल्स कम है, मेल ज्यादा है, तो वो है कम हो गया, लेकिन वही है कि फिर भी है। ठीक है, चाहे कम हुआ है पर एग्जिस्ट तो फिर भी करता है। उसके बाद ये देखा गया कि भाई 12th क्लास के जो बच्चे, सॉरी 10th के बाद के जो बच्चे हैं 11th 12th में, वो ज्यादातर बच्चे आर्ट्स या ह्यूमैनिटीज को ही प्रेफर करते हैं एज कम्पेयर टू साइंस एंड कॉमर्स, मोस्ट ऑफ द पीपल इस एज ग्रुप के। 11th के बाद के जितने भी बच्चे हैं, 55% बच्चे, 55 मतलब मोर देन हाफ, आर्ट्स और ह्यूमैनिटीज की तरफ जाते हैं। और फीमेल जो है वो ज्यादातर आर्ट्स ह्यूमैनिटीज की तरफ जा रही हैं, वो साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, मैथमेटिक्स, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में क्या बोलते हैं, स्टेम के कोर्सेज में नहीं जा रहे। स्टेम मतलब साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, मैथमेटिक्स में नहीं जाते हैं। ठीक है, मेल्स ज्यादा स्टेम के कोर्सेज में, साइंस टेक्नोलॉजी के कोर्सेज में ज्यादा प्रेफरेंस देते हैं, ये इसमें पता चला। और ये आपने भी बहुत ऑब्वियसली इस एज पे, अब आप लोग भी आ गए हो, तो आपने भी ये चीज देखी होगी कि भाई इंजीनियरिंग कॉलेजेस में फीमेल का जो एक रुझान होता है ना, वो बहुत कम होता है एज कम्पेयर टू मेल्स।
वहीं मैं बात करूँ वोकेशनल ट्रेनिंग की, तो यूथ जो है कॉलेज लेवल पे जाके ही वोकेशनल ट्रेनिंग की तरफ ध्यान देते हैं, क्योंकि वो शॉर्ट ट्रेनिंग कोर्सेज, बहुत शॉर्ट सर्टिफिकेट कोर्सेज वो ट्वेल्थ के बाद कॉलेज लेवल पे जाके सबसे ज्यादा ध्यान दे देते हैं। अब बाकी ये पता चला है, अब ये तो हो गया चलो टेंथ के बाद के बच्चों के लिए बात। अब आते हैं स्मॉल किड्स के ऊपर। स्मॉल किड्स की अगर मैं बात करूं तो क्लास 2 के बच्चे भी ना, वो कई बच्चे ऐसे हैं जो अपनी लैंग्वेज जो उनकी रीजनल है, जैसे मान लो कन्नड़ है, मलयालम है, वहां पे भी अपने आप को स्ट्रगल करते हैं, बोल नहीं पाते हैं, पहली चीज। ठीक है, तो कुछ बच्चे ऐसे हैं जो इंग्लिश में सेंटेंसेस को रीड नहीं कर पाते हैं, और कुछ ऐसे हैं जो उनका मीनिंग भी नहीं समझा पाते हैं। तो जेंडर डिफरेंस छोटे उसमें भी देखने को मिल रहा है। और ये पता चला है कि जो फीमेल्स हैं वो अपनी रीजनल लैंग्वेज को ज्यादा बेटर समझ पाती हैं एज कम्पेयर टू द मेल्स। ठीक है, तो ये कुछ डेटा है यहाँ पर। उसके बाद डिजिटल अवेयरनेस की बात करें तो भाई उसमें तो हमारा भारत बहुत तेज है आगे। तो डिजिटल अवेयरनेस में 90% यूथ ऐसे हैं जिनके पास स्मार्टफोन है एंड दे नो हाउ टू यूज इट, राइट। और ये भी पता चला है कि मेल्स के पास ज्यादा स्मार्टफोन्स है एज कम्पेयर टू द फीमेल्स। 43.7% मेल्स ट्वाइस है, और फीमेल जिनका खुद का अपना स्मार्टफोन है वो फीमेल्स में मतलब ज्यादा है, मतलब फीमेल्स उसमें कम है, मेल्स के पास ज्यादा है। और फीमेल्स आर लेस लाइकली टू नो कि हाउ टू यूज अ कंप्यूटर और लैपटॉप। फीमेल्स को ये चीज कम पता है, मेल्स को लैपटॉप और ये सब चीजें यूज करना ज्यादा आता है। ठीक है, ये तो खैर बहुत ही ऑब्वियस सी बात है, यू ऑल नो अबाउट दिस थिंग। तो इसमें पूरे इस रिपोर्ट के थ्रू हमें ये एक प्रॉब्लम्स पता चली है कि जेंडर डिफरेंस सबसे पहली चीज है ही है। वोकेशनल ट्रेनिंग अभी भी बहुत कम है, क्योंकि आज के टाइम पे जिस हिसाब से इंडिया में स्किल डेवलपमेंट कौशल योजनाएं चल रही हैं, उस हिसाब से वोकेशनल ट्रेनिंग की और जरूरत है। और कुछ बच्चे जो बताया गया था कि भाई रीडिंग और राइटिंग में काफी वीक हैं, उनके लिए यहाँ पर बेसिक स्किल डेफिशिएंसी ज्यादा है और डिजिटल डिवाइड ज्यादा है, क्योंकि फीमेल्स आर लेस लाइकली टू यूज स्मार्टफोन्स और कंप्यूटर्स एज कम्पेयर टू द मेल्स। सो जेंडर गैप डिजिटल एरिया में ज्यादा देखने को मिल रहा है। सो वही चीज है, वही सेम पॉइंट्स, अगर इसको हमें सॉल्यूशन में लेके आना है तो जेंडर इक्वालिटी, वोकेशनल ट्रेनिंग इंप्रूव करके, बेसिक स्किल एजुकेशन दे करके, डिजिटल गैप जो आता है पेरेंट्स के थ्रू ही आती है सबसे ज्यादा ये चीज, या फिर टीचर्स और कम्युनिटीज जो है इसको ज्यादा प्रमोट नहीं करते हैं फीमेल्स में, ये स्मार्टफोन कल्चर या फिर आप कह लो कंप्यूटर यूजेज कल्चर, वो थोड़ा सा ज्यादा बढ़ाने की जरूरत है। और पहले तो ये माइंडसेट चेंज करने की जरूरत है कि फीमेल्स कैन नॉट डू दैट और फीमेल्स कैन नॉट डू नॉट नो हाउ टू डू दैट। वो माइंडसेट चेंज करके जो ये एक गैप आ रहा है उसको रिमूव करने की नीड है, राइट। सो इसका जो यहाँ पर डेटा मैंने सारा बताया है, जितना भी डेटा है वो सारा प्रीलिम्स के लिए जरूरी है। बाकी मेंस में अगर आता है तो आप डेटा इस्तेमाल कर सकते हो, ये वाला ज्यादा इसमें डिटेल में नहीं जानने की जरूरत। कि मेंस में मतलब राइटिंग में इतना डिटेल में नहीं लिखना, क्योंकि नोबडी इज आस्किंग द क्वेश्चन कि भाई इस रिपोर्ट के बारे में बताओ। बट यस, अगर एजुकेशन स्टेटस के बारे में पूछेगा लास्ट ईयर का 2023 का, देन यू हैव टू टेल अबाउट दिस रिपोर्ट, तब तो आपको ये पूरा पूरा रिपोर्ट के बारे में समझाना पड़ेगा। मूविंग ऑन टू हिमाचल फियरी विंटर, हिमाचल की भीषण सर्दी के बारे में, क्योंकि आपको पता है हिमाचल प्रदेश अपने इतने बढ़िया बढ़िया पहाड़ और वहां पर जबरदस्त जो जंगल हैं वो सिर्फ बर्फ से ढके हुए हैं, उसके लिए जाना जाता है। लेकिन अभी क्या हुआ है, अभी बहुत ज्यादा सर्दी वहां पे पड़ने के केस देखने को मिले हैं। अभी जो हमारी फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया, उन्होंने ये बताया कि पहली बात तो फॉरेस्ट फायर्स काफी बढ़ गए। फॉरेस्ट फायर का मतलब क्या होता है, जंगल के बीचों बीच आग लग जाना। ये भी काफी ज्यादा बढ़ने को देखने को मिले, जैसे कि कौन कौन से रीजन में, किन्नौर, मनाली, कुल्लू, चंबा, शिमला। लास्ट 3 हफ्तों में बहुत ज्यादा फायर्स वहां पे देखने को मिली है, जिसकी वजह से हमारे फायर होगी तो ऑब्वियस सी बात है कि वहां के जो फॉरेस्ट होंगे, जो ट्रीज होंगे, वो डिस्ट्रॉय हो जाएंगे। तो इसकी वजह से भी क्या हुआ, फॉरेस्ट फायर जब बढ़ी है, फॉरेस्ट फायर का रीजन क्या है, कोई भी रीजन हो सकता है। छोटी सी चिंगारी भी आना, या फिर छोटा सा वहां पर कोई सूखा हुआ जो पेड़ है उस पे भी हल्की सी कोई चिंगारी गिर जाना, उसकी वजह से भी फॉरेस्ट फायर बहुत जबरदस्त बढ़ सकती है। और उसकी वजह से स्मोक और कार्बन रिलीज होगा, जिसकी वजह से हमारी जो ऑलरेडी क्लाइमेट साइकिल डिस्टर्ब्ड है उसमें और कार्बन एमिशन होने शुरू हो जाएंगे, हम अपने टारगेट से और ज्यादा पीछे होने शुरू हो जाएंगे। तो वो चीज है। और फॉरेस्ट फायर्स को मिटिगेट करेंगे तो यहाँ पर सबसे पहले तो जो भी एबनॉर्मेलिटीज हो रही हैं वो वहां पे ठीक की जा सकती है, फायर ब्रेक्स को करने की, स्टॉप करने की जरूरत है। जितना भी हमारा फॉरेस्ट मैनेजमेंट है उसको सबसे पहले तो यहाँ पर स्टॉप करने की जरूरत है, राइट।
मूविंग ऑन टू द फोर्थ टॉपिक, जीएम क्रॉप दैट इज जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स, जैसे कि मस्टर्ड, कॉटन, ब्रिंजल। अब यहाँ पे क्या हुआ है, सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पर ये बोला है कि जीएम मस्टर्ड जो है, सरसों, उसको यहाँ पर जीएम जो क्रॉप्स है जिसको जेनेटिकली मॉडिफाई जो किया जा रहा है, आनुवांशिक रूप से जो उसमें चेंजेस किए जा रहे हैं, उसको देखने की जरूरत है। क्योंकि क्या हुआ है, अगर ऑब्वियसली आप उसमें अनुवांशिक और जेनेटिकली वे में चेंज करोगे तो उसके जीन्स में अगर छेड़छाड़ होगी तो केमिकल्स का यूज होगा। तो अगर केमिकल्स का यूज होगा तो जो हमारी पुरानी और ऑर्गेनिक तरीके से हम जो हमेशा से करते आए हैं फार्मिंग, उसमें छेड़छाड़। तो यहाँ पर अभी तो यही बोला है, सेंटर ने ये बोला है कि भाई इस पे पहले तो क्या लगाओ, रोक लगाओ। जीएम क्रॉप्स वो क्रॉप्स होती हैं जो कि भारत में काफी टाइम से चल रही हैं, जेनेटिकली मॉडिफाइड कमर्शियली, क्योंकि रिक्वायरमेंट इतनी ज्यादा है, सप्लाई कम है, डिमांड ज्यादा है, उसकी वजह से हमें क्या करना होता है, एक ऑर्गेनिज्म के जीन में जा करके चेंजेस करने पड़ते हैं, डीएनए में चेंज करने पड़ते हैं यूजिंग जेनेरिक इंजीनियरिंग टेक्निक्स। ठीक है, नेचुरली जो चीज प्लांट्स में नहीं होती हम उसमें छेड़छाड़ करके उसको जल्दी करने की कोशिश करते हैं। तो जीएम मस्टर्ड में भी यही चीज किया गया, जिसका साइंटिफिकली नेम ब्रासिका जुनकिया है, जिसमें स्पेसिफिक जीन्स उसमें डाले जाते हैं ताकि हमको जो चीज चाहिए ना, हाइब्रिड वेराइटी, हम उसको यहाँ पे ले सके, ताकि उस क्रॉप में कभी भी कीड़ा ना लगे, उस क्रॉप में कभी भी कोई डिजीज ना हो, और उसका जो ऑयल है, जैसे सरसों है, सरसों का जो ऑयल कंटेंट है वो इम्प्रूव हो और प्रोडक्टिविटी बढ़े जा सके। तो इसे कहते हैं जेनेटिक इंजीनियरिंग। इसके लिए यहाँ पर एक कमेटी भी बैठती है जो कि पूरा इसको चेक रखती है, जैसे हम जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रेजल कमेटी कहते हैं, जो पूरा चेक रखते हैं कि भाई कहाँ पे क्या चीज का यूज किया जा रहा है, क्या केमिकल्स हैं, क्या फर्टिलाइजर्स हैं, उस केमिकल फर्टिलाइजर का इस्तेमाल अगर हम करते हैं तो वो कितना हार्मफुल रहेगा लोगों के लिए, मतलब एवरीथिंग इज चेक्ड बाय दिस कमेटी। तो कमेटी का रोल हमें पता होना चाहिए। ये कमेटी है जो कि हमारी मिनिस्ट्री, कौन सी मिनिस्ट्री के अंडर आती है, ये हमारी आती है मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेटिक चेंजेस। ओके, सो ये सब फैक्ट्स हैं जो हमसे पूछे जाते हैं, राइट। मूविंग ऑन टू द लास्ट क्वेश्चन, भारत के लिथियम के एंडेवर्स, एंडेवर्स हियर मींस कि भाई आगे आने वाले टाइम में हम लिथियम से जुड़े हुए चीजों पे क्या बेटर करने वाले हैं, राइट। अब लिथियम में क्या चीज है, आपको पता है कि भारत में लिथियम का पोटेंशियल बड़ा है, लेकिन पूरे वर्ल्ड में सबसे ज्यादा लिथियम कहाँ मिलता है, साउथ अमेरिका की 3 कंट्रीज में, अर्जेंटीना, चिले एंड बोलीविया। तभी इन 3 कंट्रीज के ट्राइसेक्शन को क्या बोलते हैं, लिथियम ट्रायंगल। तो यहाँ पर जो ये लिथियम मिलता है, अब इंडिया भी यहीं पर ही साउथ अमेरिका की इस लिथियम के ट्रायंगल से कोलैबोरेट करके इंडिया में लिथियम को बेटर करने की कोशिश कर रहा है। और साथ ही साथ हमने भी अर्जेंटीना के साथ अग्रीमेंट को साइन किया है कि वहां पर हम लोग भी लिथियम को एक्सप्लोर करेंगे और माइनिंग करेंगे। तो ये इंडिया का पहला ओवरसीज लिथियम प्रोजेक्ट है कि भाई बाहर की कंट्री के साथ भी कर रहे हैं। अभी तक तो सिर्फ अपनी कंट्री में देख रहे थे। आपको पता भी है इंडिया में कर्नाटका और जम्मू कश्मीर में, जम्मू कश्मीर का आई थिंक वो रियासी डिस्ट्रिक्ट था, जहाँ पे लिथियम के कॉन्टेंट्स मिले हैं, है ना। अच्छा खासा लिथियम मिला है जो कि यूज किया जा सकता है हमारी फोन्स की बैटरीज में, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की बैटरीज में। सो अब इंडिया जो है वो साउथ अमेरिका के साथ भी अग्रीमेंट साइन किया है। क्लियर हुआ। तो इस तरीके से अग्रीमेंट साइन करके हमारी जो माइंस मिनिस्ट्री है वो वहां जा करके पूरा चेक करेगी। हमारे भारत की एक खनिज विदेश इंडिया लिमिटेड, काबिल फुल फॉर्म है, काबिल शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं उसको, वो वहां जा करके पूरा स्टेप्स देख करके वहां की कंपनी इनामी के साथ मिलके कोलैबोरेट करके काम देखेगी। ठीक है, तो काबिल इंडिया की टीम है, इनामी वहां की टीम है। तो इससे क्या होगा, पहली बात तो इंडिया और अर्जेंटीना के बीच में बढ़िया रिलेशंस रहेंगे। लिथियम जिसको व्हाइट गोल्ड कहते हैं, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, बैटरी मेकिंग, स्टोरेज के सॉल्यूशंस में बहुत यूज होता है, बहुत बढ़िया बैटरी चलती है उसकी वजह से। तो इससे तो क्या होगा, हमारे मिनरल्स की जो एक खोज है वो बढ़ेगी। और भारत में भी जो है इंडिया का पूरा लिथियम जो है रिजर्व्स, वो कौन देखता है, जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। उन्होंने सलाल हाइमा एरिया वहां पे देखा था, 5.9 मिलियन टन्स के अराउंड एक्सेप्शनल क्वालिटी का मिला है। कुछ कुछ कर्नाटका में मिला है, कुछ कुछ आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, राजस्थान, यहाँ यहाँ मिला है, राइट। तो लिथियम रिजर्व्स इंडिया में यहाँ पे हैं। अब इसकी डिस्कवरी से क्या होगा, इंडिया जो बाहर से लिथियम मंगवाता है इलेक्ट्रिक कार्स के लिए, अब हम यहीं पर करना शुरू करेंगे। तभी तो इलेक्ट्रिक कार्स इतनी महंगी पड़ती है हमको, क्योंकि बहुत कुछ चीजें जो है वो हमें बाहर से ही करनी पड़ती है, तो वो बहुत ज्यादा महंगा हमको पड़ जाता है।
तो अगर हम यहीं पर ही करना शुरू कर देंगे तो वो जो महंगाई यहाँ पर बढ़ रही है उसको थोड़ा सा रिमूव किया जा सकता है, और जो प्राइसेस होंगे वो सस्ते होंगे, बिकॉज आगे आने वाले समय में इलेक्ट्रिक व्हीकल्स बहुत यूज होने वाले, इकोनॉमिक ग्रोथ बढ़ेगी, मैन्युफैक्चरिंग बढ़ाएंगे, हाई टेक्नोलॉजी को लेके आएंगे। तो अगर हम हाई टेक्नोलॉजी को लेके आएंगे तो हमको भी उसके लिए जरूरत है इन चीजों की, तो वही चीजें यहाँ पे की जा सकती है, राइट। लास्ट बढ़ते हैं हम आज के हमारे क्वेश्चंस की तरफ। NHCX एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, हेल्थ क्लेम एक्सचेंज प्लेटफॉर्म, जहाँ पे हेल्थ केयर इंश्योरेंस को जो है क्लेम सेटलमेंट जल्दी करवाया जा सकता है। हमारी मिनिस्ट्री जो है वही इसको संभाल रही है पूरा। तो यहाँ पे आप पढ़ सकते हो, NHCX एक डिजिटल हेल्थ क्लेम प्लेटफॉर्म है जहां पर आप लोग हेल्थ से जुड़ी हुई सारी चीजों को क्लेम कर सकते हो, हेल्थ का इंश्योरेंस पूरा देख सकते हो, और इसके थ्रू आप सारी जो भी हेल्थ क्लेम की इंफॉर्मेशन होती है वो ऑब्टेन कर सकते हो। तो ये क्वेश्चन रीड कर लीजिएगा, और इस क्वेश्चन में एग्जाम में ये सीधा सीधा मतलब इससे सवाल आते हैं क्या है क्या चीज है। ठीक है, हमारे भारत की डिजिटल हेल्थ क्लेम का प्लेटफॉर्म बनाया गया हमारे, राइट। ये है हमारा इलेक्ट्रिक बैटरीज, वही है सेम, आपको पता ही है, आज ही पढ़ा है। तो इलेक्ट्रिक बैटरीज के ऊपर क्वेश्चन है वाला थोड़ा सा, लिथियम के ऊपर, ये आप पढ़ सकते हो। सबसे इलेक्ट्रिक बैटरीज जो है हमारी वो एक इलेक्ट्रिक पावर, अगर आपको कभी भी इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करनी है इलेक्ट्रिक बैटरीज का इस्तेमाल किया जा सकता है, उनको चार्जेबल होते हैं वो। अब लिथियम आयन की जो बैटरी है वो भी रिचार्जेबल बैटरी होती है, केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करती है चार्जिंग के समय, जो कि सबसे पहली बार एलेसेंड्रो वोल्टा ने यहाँ पर डिस्कवर करी थी 1800। ठीक है, तो ये कुछ क्वेश्चन था, बिकॉज लिथियम का आज हम पढ़ रहे थे तो मैंने सोचा कि इसको भी मैं थोड़ा सा आपको बता दूं, राइट। तो ये थे आज के हमारे, और जो हमारा आज का मेंस का क्वेश्चन है वो भी कुछ इसी से ही जुड़ा हुआ है, NHCX जो मैंने आपको बताया ही था। तो आप ये रीड करेंगे यहाँ तक, आर्टिकल्स अपना कंप्लीट करेंगे, सारी सारी चीजें पूछी जा सकती है इसमें, राइट। तो ये सब आप कंप्लीट कीजिए, मिलते हैं आप सभी लोगों से नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए धन्यवाद, शुक्रिया, जय हिंद।